प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। मैं दीपक पटेल। आज का हमारा ऑडियो आर्टिकल है संविधान की प्रस्तावना, इम्पॉर्टेंट पोर्शन प्रस्तावना। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें संविधान की समझना आसान हो जाएगा और इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसको समझने के बाद न ही केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन आसान होंगे बल्कि इसके आगे आने वाले चैप्टर भी आसान हो जाएंगे और आप सब लोग उसके ऑब्जेक्टिव आसानी से हल कर पाएंगे। आज हम लोग प्रस्तावना से जुड़े सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों। फिर संविधान की प्रस्तावना। विषय वस्तु। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सबसे पहले ये प्रस्तावना क्या है और इसे उद्देश्य का भी क्यों कहा जाता है। तो प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है और वो जो आदर्श हैं उस प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि प्रस्तावना को कैसे लाया गया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा, जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किया था कि किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है। इसे उद्देशिका से जुड़ा हुआ यह जो प्रस्तावना था, संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उद्देशिका इसे क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया। अब आते हैं प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान जो ये प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो प्रस्तावना की भाषा है उस भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा को कहाँ से लिया गया है दोस्तों?
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब यहीं पर कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से। अब जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग और प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये पूरे वर्ड होते हुए लास्ट में ख़त्म होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। अब हम लोग इसको समझते हैं 26 नवंबर 1949 को, वह दिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, अर्थात प्रस्तावना का भी अंतिम चरण है जो है किस दिन समाप्त होता है 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान को कब अंगीकृत या पारित कब किया गया है। यह होगा कि 26 नवंबर 1949। एक प्रश्न अब ये आता है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया दोस्तों, तो 26 नवंबर 1950 भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। तो दोनों वर्ड अब आसानी से याद हो जाएंगे। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आते हैं, प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के शब्दों को समाहित किया गया है, जिनसे हम प्रस्तावना से जुड़े 3 पक्षों को निकाल कर देख सकते हैं। चलिए उन्हें अब देखते हैं। सबसे पहले संविधान के स्रोत। ये संविधान का स्रोत क्या है? वह है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। भारत की जनता ही वह होती है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। फिर वह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए भी पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर हमारे सिस्टम से ऊपर कौन है तो संविधान है, और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है तो भारत की जनता से होती है। ये वर्ड आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब आ जाइए स्वरूप की ओर। हमारे इस प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो 5 वर्ड हैं, यह हमारे संविधान के स्वरूप को इंगित करता है। प्रस्तावना के माध्यम से स्वरूप को इंगित करता है, और जो अंतिम 5 वर्ड हैं वह इसके उद्देश्य को दर्शाता है। ये 5-5 करके वर्ड याद कर लेंगे, ठीक है। इन स्वरूप से जुड़े हुए वर्ड को आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है मित्रों। तो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ जो वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए संपन्न है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात अब भारत ब्रिटिश या किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। तो यहाँ प्रभुत्व संपन्न के लिए एक और वर्ड है संप्रभु राष्ट्र। हाँ, संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी विचार को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा यूरोप में जाना पड़ेगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स के द्वारा वहाँ पर जो विचारधारा है वर्ग संघर्ष के रूप में उभरी की, जिसमें एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है।
वास्तव में समाजवाद समाज की स्थिति को दर्शाता है। यूरोप में इसे संघर्ष के रूप में दिखाया गया है कि मजदूर गरीब वर्ग को संघर्ष के माध्यम से समानता मिलेगी, लेकिन भारत में जिस समाजवाद को अपनाया गया है वह गांधीवादी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें हम समानता की बात तो करते हैं लेकिन संघर्ष द्वारा नहीं, आपसी मेल मिलाप के द्वारा। तो भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वो काफ़ी हद तक यूरोपीय समाजवाद से भिन्न है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है मित्रों, और विशेष रूप से नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है, जो बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य से अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा यहाँ की जनता का होगा। राज्य उनमें सकारात्मक मात्र के हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन किसी के धार्मिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो पंथ निरपेक्षता से कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्षता से हम सिर्फ और सिर्फ यह समझते हैं कि भारत यानी अपने देश का कोई धर्म नहीं होगा, बस इतना याद रखना है बस। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में क्या अपनाया गया है, लोकतंत्र को अपनाया गया है, और लोकतंत्र को समझने से बड़ा ही आसान है। ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है। और आप अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट रख सकते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, वही चीज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार व्यक्त करती है। हमारे देश में उसी प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। लास्ट है गणराज्य, गणतंत्र। ये बहुत आसान है दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी से बारीकी से समझ कर रखिए। कई बार ऐसा लगता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र सिमिलर है, सिमिलर होते हुए भी थोड़े थोड़े से समान हैं, लेकिन अंतर उनके शब्दों में है। उन्हें समझना होगा। लोकतंत्र में जनता का आधार था, गणतंत्र का तात्पर्य होता है वैसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति हैं, फिर अगर जो संवैधानिक प्रमुख वास्तविक रूप में देखें तो प्रधानमंत्री हैं, जो वास्तविक प्रमुख होते हैं। वह जनता द्वारा नहीं जाते हैं, वह जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन यहाँ गणतंत्र से तात्पर्य है कि वह वंशानुगत नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? वंशानुगत नहीं होगा। यानी जब हम राजतंत्र में देखते हैं तो राजतंत्र, ये राजा का पुत्र राजा बनता है, लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में होता है कि वह किसी अन्य माध्यम से चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन जिस भी कंडीशन में चुना जाएगा वहाँ वंशानुगत रूप से चुना नहीं जाएगा। अगर यह नहीं चुना जाता है तो वह गणतंत्र है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से हमने स्वरूप को देखा है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा कुछ उद्देश्यों को समाहित किया गया है, जो हमारे संविधान के आगे चल कर के पाठ में इन्हें इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले न्याय की बात की गई है, लेकिन न्याय किन क्षेत्रों में? न्याय 3 क्षेत्रों में साथ दोस्तों, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनैतिक स्तर पर। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस न्याय की वकालत प्रस्तावना में नहीं है? जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक।
तो यदि याद रखिएगा, हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की बात नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ सामाजिक न्याय से तात्पर्य समानता से है, जो कि हमारे समाजवादी वर्ग में भी यूज किया जाता है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य आर्थिक तौर पर जो विषमता है उसको दूर करने से है, यानी सबको समान बनाने का प्रयास करना है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को शामिल करने का प्रयास किया जाए। ठीक है दोस्तों, आते हैं फिर अगला उद्देश्य, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए जिससे वह खुद का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का भी विकास संभव हो सके। तो उस प्रकार की स्वतंत्रता की वकालत की है। बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार में कैसे समझाया गया। ठीक है दोस्तों, समता। समता की यहाँ सामाजिक से जुड़ा हुआ है, यानी सब लोगों को समानता की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आर्थिक स्तर पर, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की वकालत को व्यक्त करता है। अब आते हैं व्यक्ति की गरिमा। इसके तहत भारतीय जनता में व्यक्ति की गरिमा की बात की जाती है कि भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। बाद में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के गरिमा में जीवन को संविधान में जगह दी गई है। ठीक है, फिर आते हैं राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। यहाँ भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार से धर्म के स्तर पर ले लें या भाषा के स्तर पर लें, स्वरूप के स्तर पर ले लें, भौतिक विभाजन के आधार पर ले लें, तो बहुत सारी विविधताएं हैं और उन विविधताओं में भी एकता और अखंडता है, जो भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और यह बनाए रखना एक प्रकार से प्रस्तावना में शामिल किया गया है। फिर बंधुता। बंधुता से तात्पर्य है आपसी भाईचारा, सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना प्राप्त करना। यह प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य बताया गया है। तो जितने भी संविधान के उद्देश्य हैं उन्हें आप आसानी से प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों से समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में उल्लेखित प्रारंभिक 5 शब्दों से आप इसके स्वरूप का परीक्षण कर सकते हैं और पहले वर्ग से आप संविधान के स्रोत या शक्ति का पता लगा सकते हैं। अब आते हैं कि प्रस्तावना के संबंध में कुछ अन्य चीज़ें। प्रस्तावना चूँकि संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह पूरे संविधान की झलक को प्रस्तुत करता है, तो इससे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट, प्रावधान भी इन्होंने दिए हैं, इन्हें समझते हैं। फिर इसमें 2 नाम आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। N.A. पालकीवाला, इन्होंने संविधान का परिचय पत्र संविधान को कहा। उनके अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। याद है कौन? N.A. पालकीवाला। दूसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इनका कहना है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यानी लंबे समय में हम कैसा शासन चाहते हैं, हम कैसा देश चाहते हैं, ये हमारे उद्देश्य कहाँ छुपे हैं? प्रस्तावना में छुपे हैं। इसके अलावा इसे भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंजी के नामों से बुलाया गया है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसे अगर भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार के तहत जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे भी मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे? क्वेश्चन को पकड़ना बहुत आसान है दोस्तों। जब भी कहा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
भीमराव अंबेडकर ने जिसे संविधान की आत्मा कहा है वह होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन अगर किसी भी वक्ता का नाम बताए बिना अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि प्रस्तावना के उद्देश्य का भारतीय संविधान की आत्मा है या भारतीय संविधान की कुंजी है। ठीक है मित्रों, इससे जुड़े हुए एक लास्ट पॉइंट को समझने के लिए ये तो हमने देख लिया कि संविधान की आत्मा कुंजी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने केशवानंद भारती केरल राज्यवाद 1973 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस संशोधन द्वारा मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। कई बार यह क्वेश्चन भी आता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का प्रस्ताव किस वाद में लाया गया? तो केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अपने कितने भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते। इसका नतीजा यह हुआ कि इसके जस्ट बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन कर प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। याद रखेंगे 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। ये तीनों वर्ड याद रखेंगे साथियों, एडजेक्टिव में 100% आपको दिख जाएंगे। तो अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संशोधन 1976। कौन से 3 वर्ड जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा आप जितने भी शब्द प्रस्तावना में देखते हैं वे सभी शब्द मूल संविधान से ही चले आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, ये पंथ निरपेक्षता बाद में जोड़ा गया और राष्ट्र की अखंडता यह शब्द बाद में जोड़ा गया। तो अब आप आसानी से इसे जुड़े हुए तथ्यों को याद रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। संविधान के स्रोत: हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। संविधान के उद्देश्य में जो शब्द हैं अब उनके बारे में देखते हैं। न्याय: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता में अखंडता, बंधुता। अब संविधान के स्वरूप में जो वर्ड हैं उसको देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य अर्थात गणतंत्र। तो आज का एपिसोड प्रस्तावना हमारा पूरा होता है। आप सब लोग इसको 2-3 बार सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।